में भी 4 मई 1930 को अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी के अरेस्ट होने पर बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता और ऑफिस खत्म हो गया है और यूपीएससी चालू हो चुका है। मिलते हैं। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिफरेंट एक्शन प्लान को सैंक्शन कर देती है, जिससे और लोग जुड़ सके। वो कहते हैं कि रियोतवाड़ी एरियाज में रेवेन्यू पे नहीं किया जाए और जमींदारी एरियाज में नो चौकीदारी टैक्स कैंपेन शुरू किया जाए। इसी के साथ साथ सेंट्रल प्रोविंसेस में फॉरेस्ट लॉज का भी वायलेशन शुरू होगा। दरसाना सॉल्ट वर्क्स पर रेड का अनफिनिश्ड टास्क 21 मई 1930 को सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और गांधी जी के बेटे मणिलाल पूरा करते हैं। यहां अनआर्म्ड और पीसफुल क्राउड पर पुलिस ब्रूटल लाठीचार्ज कर देती है। इस दौरान 2 लोग मारे जाते हैं और 320 लोग घायल हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद सत्याग्रही अपनी तरफ से अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ते। जैसा कि CWC ने मार्गदर्शन किया था, यूनाइटेड प्रोविंस में नो रेवेन्यू कैंपेन शुरू हो जाता है। वहीं सेंट्रल प्रोविंस में लोग फॉरेस्ट लॉज का डिफायंस शुरू कर देते हैं। इस तरह देश का लगभग हर हिस्सा आंदोलन में अपनी भागीदारी देने लगता है। अब ये समझते हैं कि आंदोलन के दौरान मास पार्टिसिपेशन का एक्सटेंट क्या रहता है। एक्सटेंट ऑफ मास पार्टिसिपेशन। दोस्तों, समाज के लगभग हर वर्ग ने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। एक एक करके जानते हैं किसकी भागीदारी ज्यादा थी और किसकी। सही बात है। देश को आजाद कराने में तो भाई सारे कम्युनिटी ने मदद किया। में वुमेन का पार्टिसिपेशन बड़े स्तर पर देखने को मिलता है। वुमेन्स का, दांडी मार्च के का, दौरान हिंदूज जगह जगह हजारों की संख्या में वुमेन गांधी जी को सुनने के लिए आती हैं और आंदोलन शुरू हो जाने पर पूरी तरह से उससे जुड़ जाती हैं। ये लोग लिकर शॉप्स और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन करती हैं। वुमेन के साथ साथ स्टूडेंट्स और यूथ भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सेंट्रल प्रोविंसेस, महाराष्ट्र और कर्नाटका में ट्राइबल्स इस आंदोलन के एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थे। वहीं बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और शोलापुर आदि स्थानों पर वर्कर्स का पार्टिसिपेशन बड़ी संख्या में हुआ था। इसके साथ ही मर्चेंट्स और ट्रेडर्स भी आंदोलन के दौरान काफी उत्साहित दिखते हैं। ट्रेडर्स एसोसिएशंस और कमर्शियल बॉडीज बॉयकॉट को इंप्लीमेंट करने में एक्टिव रोल निभाते हैं, खासकर पंजाब और तमिलनाडु में। यूनाइटेड प्रोविंसेस, बिहार और गुजरात से पेजेंट्स का पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा रहता है। पता नहीं। अच्छा। अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो आंदोलन में मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन 1920-22 के नॉन कोऑपरेशन के जैसा नजर नहीं आता, क्योंकि मुस्लिम लीडर्स ने सिविल डिसोबीडियंस में थोड़ा सा अपील की थी। थोड़ा सा दिक्कत हो गई। साथ ही गवर्नमेंट भी कम्युनल डिसेंशन को इनकरेज करने में एक्टिव थी। लेकिन फिर भी कुछ एरियाज में ओवरवेलमिंग पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। यहाँ गांधीयन लीडर अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में मुस्लिम्स बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लेते हैं। इसके साथ ही सेनहट्टा, त्रिपुरा, गाईबंधा, बागूरा और नोआखली में भी मिडिल क्लास मुस्लिम्स आंदोलन में भाग लेते हैं। ढाका में भी मुस्लिम लीडर्स, शॉपकीपर्स, लोअर क्लास पीपल और अपर क्लास वुमेन आंदोलन में एक्टिव रहती हैं। दिल्ली, बिहार और लखनऊ में रहने वाली मुस्लिम वीविंग कम्युनिटी को भी आंदोलन से इफेक्टिवली जोड़ा गया था। इतने बड़े आंदोलन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स रहता है, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, एफर्ट्स फॉर ट्रूस। दोस्तों, शुरुआत में तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एटीट्यूड एम्बिवेलेंट रहता है, क्योंकि वो कंफ्यूजन में थे। अगर वो आंदोलन को दबाने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं तो कांग्रेस रिप्रेशन के नाम पर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो कांग्रेस इसे अपनी जीत बताएगी। दोनों ही कंडीशन में गवर्नमेंट की पावर तो कम होनी ही थी। गांधी जी को अरेस्ट करने का डिसीजन भी काफी टाल मटोल के बाद ही लिया गया था। लेकिन जब एक बार गवर्नमेंट रिप्रेशन करना शुरू करती है तो अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। सिविल लिबर्टीज को बैन कर दिया जाता है, प्रेस पर पाबंदी लगा दी जाती है। सिविल डिसोबीडियंस अंग्रेज एक बार एक्शन में आता था तो बहुत आजादी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दी जाती है।